जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम प्यारे साथियों। मैं आपका साथी अजीत आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इंग्लिश की इस शानदार क्लास में। तो चलिए, आप लोग देख पा रहे हैं कि आज जो हम लोग गुरुजी बात करने वाले हैं वो बात करेंगे किस पे। तो बात आज गुरुजी हम लोग प्रोनाउन पे तो करेंगे, लेकिन प्रोनाउन की किस क्लास पे बात करेंगे, तो प्रोनाउन की आज हम लोग दूसरी क्लास पे बात करेंगे। प्रोनाउन की दूसरी क्लास में मेरे बच्चे पूरी तरह से हम लोग जो बात करने वाले हैं वो पर्सनल प्रोनाउन पे करेंगे। आपने देखा होगा जो कल की मेरी प्रोनाउन की पहली क्लास आई थी उसमें हम लोगों ने प्रोनाउन की पूरी तरह से बेसिक बातें, प्रोनाउन की डेफिनेशन, प्लेसमेंट ऑफ प्रोनाउन और प्रोनाउन के टाइप्स कितने होते हैं, तो ये सब बातें हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था, पढ़ लिया था, लिख लिया था। उसी के आगे हम लोग आज क्लास बढ़ाएंगे। तो जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस लिखवाया था तो उसमें सबसे पहला टाइप्स में हमने पर्सनल प्रोनाउंस लिखवाया था। और पर्सनल प्रोनाउंस की ऐसे मौखिक तौर पे जो छोटी मोटी बात थी वो मैंने बता दिया था कि क्या होते हैं कैसे। बाकी हमने बताया था कि आपको एक एक प्रोनाउन की मैं हेडिंग डलवा के एक एक पे पूरी तरह से आपको ले चलूँगा, एक एक के बारे में बात करूँगा। तो बेटा पर्सनल प्रोनाउन एक इतना वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोनाउन का। यानी प्रोनाउन जो चैप्टर बना है उसके अंदर जो टॉपिक तमाम सारे जो टाइप्स आते हैं तो उन टाइप्स में पर्सनल प्रोनाउंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ये पेपर में बहुत कायदे से पूछा भी जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमको इस कदर हर चीज़ को पढ़ना है कि पेपर में चाहे जिस तरह से बातें आएँ उनको अब की बार हमें नस्ते नाबूद करके लौटना है। तो जितने भी शेर लाइव सेशन के साथ जुड़े हैं उन सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। भाई एक बार ज़रा कमेंट करके बताइए कि क्या वीडियो की क्लैरिटी और वॉइस सब कुछ आप तक अच्छे से पहुंच रहा है। अगर सब कुछ ठीक तो चला जाए फिर पर्सनल प्रोनाउन को फिर आज फिर से एक बार उड़ा दिया जाए हवा में। तो चलिए ठीक है, वेरी गुड, सभी को गुड इवनिंग, सभी शेरों को जय हिंद। ठीक है, आइए फिर कहानी का शुरुआत करते हैं। सभी लोग जरा देखिएगा पर्सनल प्रोनाउन। गुरुजी सबसे पहली बात कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है, तो मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि वे प्रोनाउंस जो पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी उन्हीं को पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है, ये बात तो ठीक है कि पर्सनल प्रोनाउंस वे होते हैं जिनका यूज पर्सन के लिए किया जाता है। गुरुजी पर्सनल प्रोनाउन की संख्या कितनी होती है, तो मैं एक बार फिर से हेडिंग आपके सामने डाले दे रहा हूं, पर्सनल प्रोनाउंस। यानी कहने का मतलब ये है कि गुरुजी पर्सनल प्रोनाउंस जिनका यूज पर्सन के लिए किया जाता है, पर्सनल प्रोनाउन की गुरुजी संख्या कितनी होती है, तो गुरुजी पर्सनल प्रोनाउन की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब अगर पर्सनल प्रोनाउन की बात करी जाए 7 होते हैं, तो ये सातों जो प्रोनाउंस होते हैं पर्सनल प्रोनाउन ये 3 पर्सन में होते हैं। कितने पर्सन में होते हैं, 3 पर्सन में होते हैं। एक होता है बेटा आपका फर्स्ट पर्सन, कैसा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। एक मेरे बच्चे आपका होता है कौन सा पर्सन, तो सेकंड पर्सन। और एक आपका क्या होता है इसी में, एक आपका होता है थर्ड पर्सन। उम्मीद है कि बातें बहुत शानदार तरीके से आप समझने का प्रयास कर रहे हैं। यानी पर्सनल प्रोनाउन वे होते हैं जिनका यूज पर्सन के लिए किया जाता है। पहली परिभाषा या दूसरी डिफिनेशन या परिभाषा आप ये कह सकते हो कि वे प्रोनाउंस जिनका यूज तीनों पर्सन में किया जाता है उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तीनों पर्सन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। बात समझ में आ गई। जरा सभी लोग देखिए गुरुजी पर्सन कौन कौन से, तो एक आपका होता है बेटा कैसा पर्सन, एक आपका होता है फर्स्ट पर्सन, एक आपका क्या होता है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। उसके बाद आपका क्या होता है, तो उसके बाद आपका होता है थर्ड पर्सन। पूरी तरह से बातों को आपको एकदम समझते चलना है। इधर देखिए, यानी कहने का मतलब इस तरह से आपको बना लेना है। ठीक है, ऐसे आपको पूरी तरह से एक अच्छा सा कॉलम बना देना है। यहाँ पे आपको लिख देना, ऐसे ऊपर लिख देना इसमें पर्सन्स। ठीक है, क्या लिख देना है, पर्सन्स लिख देना है। पर्सन्स में कितने, यानी पहला यहाँ पे सीरियल नंबर का एक कॉलम आपको बना लेना ऐसे। ठीक है, बिल्कुल आप मेरे साथ लिखते चलो, बनाते चलो। दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, यानी सीरियल नंबर 1 2 3 पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उसके बाद मेरे बच्चे अगर बात करी जाए फर्स्ट पर्सन, तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या आता है, फर्स्ट पर्सन में एक हमारा इधर एक आप डालिए पहले सब्जेक्टिव केस। क्या डालेंगे आप,
पहले लिखेंगे सब्जेक्टिव केस। कैसा केस? अब इधर वाली बातें हम जरा हटाए दे रहे हैं इनको। एक आपका होता है गुरुजी सब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्टिव को हम पूरा ना लिख करके बेटा क्या लिख दें, हम लिख देंगे SUB, यानी सब्जेक्टिव केस। उसके बाद आता है कौन सा केस? ऑब्जेक्ट बोले तो गुरुजी यानी ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद अगर बात करी जाए गुरुजी तो एक होता है क्या? पजेसिव एडजेक्टिव। क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव होता है। उसके बाद होता है क्या? पजेसिव प्रोनाउन। बहुत अच्छे से समझना, आप अगर इसको कायदे से समझ लेंगे तो आपकी बहुत सारी बातों का निराकरण हो जाएगा। और इसी लगे हाथ बेटा इसी में आपको क्या देख लेना है, एक होता है रिफ्लेक्सिव केस। क्या होता है? रिफ्लेक्सिव केस। सब इसी में आपको सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, सब का सब इसी में मैं बता दूंगा। लेकिन आपको पूरी क्लास के साथ बहुत ही शानदार तरीके से बने रहना है और एक एक बात को समझते चलना है। बिल्कुल क्लास को छोड़ के आपको भागना तो है ही नहीं। क्लास को छोड़कर अगर आप भागेंगे तो मामला थोड़ा सा आपके लिए बिगड़ सकता है। बेटा फर्स्ट पर्सन की बात करें तो दो आते हैं। एक इसमें आपका क्या होता है, एक बेटा होता है आपका आई और एक क्या होता है? वी होता है। सेकंड पर्सन में मेरे बच्चे केवल और केवल क्या होता है? यू होता है। ठीक है। उसके बाद एक आपका ही बच गया, सी बच गया, एक आपका बेटा दे हो गया, एक आपका इट हो गया। ये सब के सब आपके किस पर्सन में आते हैं? तो गुरुजी ये सब के सब हमारे आते हैं थर्ड पर्सन में। ठीक है। अब यहाँ पे आप ऐसे कॉलम बना दीजिए एक और बीच से। ठीक है। इसमें नहीं बनाना है, ये आप जरा एक ही वाले में खींच दीजिएगा इसे। उसके बाद सी को अलग कर दीजिएगा ऐसे। ठीक है। उसके बाद बेटा दे और इट को भी क्या कर दीजिएगा? अलग अलग कर दीजिएगा, क्योंकि जब ये एक में रहते हैं तो बहुत लड़ाई करते हैं, इनको अलग अलग ही ठीक है। आई का बेटा जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो मी होता है। आई का पजेसिव एडजेक्टिव केस माई होता है। आई का पजेसिव प्रोनाउन मेरे बच्चे माइन होता है। आई का रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है मेरे बच्चे? माई सेल्फ होता है। सो इंपॉर्टेंट आपके लिए ये बेटा है, जिन साथियों ने इससे पहले नहीं पढ़ा है प्रोनाउन को तो बिल्कुल उनके लिए मैं रामबाण तरीके से लेकर के आया हूं और एक एक बात आपके यहां तक मैं डालने का पूरा प्रयास करूंगा। जितने भी शेर लाइव सेशन के साथ जुड़े हैं उन शेरों से मैं यही कहूंगा कि अगर आपने लाइक नहीं किया है सेशन को तो एक बार पहले दिल खोल के आपको लाइक करना पड़ेगा। एक बार दिल खोल के लाइक करिए, अपने साथियों में शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल पर बटोरा जा सके। ठीक है। चलिएगा आगे सभी लोग देखिएगा, आगे सभी को बहुत ध्यान से देखना है भाई। आगे देखना ये है मी वाले में, तो वो सॉरी आई का वी का बेटा ऑब्जेक्टिव अस होता है। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है मेरे बच्चे? आवर होता है। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? आवर्स होता है। और रिफ्लेक्सिव क्या होता है बेटा? इसका रिफ्लेक्सिव आवर सेल्फ होता है, और या तो क्या कह सकते हो? आवर सेल्फ कह सकते हो। यानी वी का जो रिफ्लेक्सिव केस बनता है वो आवर सेल्फ भी बनता है और आवर सेल्फ भी बनता है। गुरुजी दिख नहीं रहा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं बेटा, नहीं दिख रहा तो यहाँ ले लो, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से लिख दे रहा हूँ। यानी आवर सेल्फ या आवर सेल्फ। बात समझ में आ गई? यू की बात करी जाए तो यू का क्या होता है? सब्जेक्टिव केस यू होता है। इसका ऑब्जेक्टिव केस भी बेटा यू होता है। लेकिन अगर इसके पजेसिव एडजेक्टिव की बात करी जाए तो योर होता है। क्या होता है? योर होता है। पजेसिव प्रोनाउन की बात करी जाए तो योर्स होता है। क्या होता है गुरुजी? योर्स होता है। लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव की बात करी जाए तो बेटा योर सेल्फ भी होता है और ये क्या होता है? योर सेल्फ भी होता है। अच्छा, आपने कहा कि गुरुजी ये आई का केवल और केवल माई सेल्फ होता है, वी का भी दो रिफ्लेक्सिव बनते हैं और यू के भी दो बनते हैं, इनका क्या मसला है? तो बेटा जितने भी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनमें से एक हमारा वी हो गया और यू। वी और यू को भले ही हम लोग रखते हैं हमेशा प्लूरल वाले में है, लेकिन बेटा इनको सिंगुलर और प्लूरल दोनों मानते हैं। तो जब अगर वी का यूज एज अ सिंगुलर होगा तो इसका रिफ्लेक्सिव आवर सेल्फ बनेगा। जब वी का यूज एज अ प्लूरल होगा तो इसका रिफ्लेक्सिव आवर सेल्फ बनेगा। जब यू का यूज एज अ सिंगुलर होगा तो रिफ्लेक्सिव इसके लिए योर सेल्फ लगेगा, और जब यू का यूज एज अ प्लूरल होगा तो इसका रिफ्लेक्सिव योर सेल्फ बनेगा।
आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है किसका कहाँ पे यूज होगा, मैं एक तरफ से बताऊंगा केवल और केवल। अभी आपको मेरे साथ एक एक बात नोट करते चलना है। बेटा ही की बात करें तो ही का ऑब्जेक्टिव हिम होता है और इसका पजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, इसका पजेसिव प्रोनाउन भी हिज होता है। अब आप कहोगे गुरुजी दोनों हिज होते हैं तो कैसे जानेंगे कि पजेसिव प्रोनाउन है, कैसे जानेंगे पजेसिव एडजेक्टिव है। क्यों परेशान हो, मैं आपके साथ हूं। जब इनके तुरंत बाद कोई नाउन होगा तो ये पजेसिव एडजेक्टिव का काम करेंगे, जब इनके बाद कुछ नहीं अकेले आएंगे तो पजेसिव प्रोनाउन का काम करेंगे। दोनों अलग अलग इनका प्लेसमेंट जाहिर होगा कि ये काहे का काम कर रहे हैं, मैं उसके लिए आपके साथ हूं। आपको बिल्कुल अभी परेशान नहीं होना है। इसका जो रिफ्लेक्सिव बनेगा गुरुजी केवल और केवल क्या बनेगा, हिमसेल्फ बनेगा। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, पजेसिव एडजेक्टिव भी हर होता है। और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है बेटा, तो पजेसिव प्रोनाउन इसका हर्ष होता है। और रिफ्लेक्सिव केस इसका क्या बनता है, तो रिफ्लेक्सिव केस हर सेल्फ बनता है। आगे बात करी जाए मेरे बच्चे दे की बात करी जाए तो दे का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस दे का देम होता है। उसके बाद बेटा क्या होता है, दे सब्जेक्टिव देम ऑब्जेक्टिव, और क्या होता है दियर इसका पजेसिव एडजेक्टिव होता है। और इसका बेटा दियर्स होता है पजेसिव प्रोनाउन। और इसका मेरे बच्चे होता है देम सेल्स। देम सेल्स इसका क्या होता है, तो गुरुजी जो इसका देम सेल्स होता है वो रिफ्लेक्सिव केस होता है। आगे बात करी जाए इट का, तो इट का बेटा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों एक ही होता है। जैसे यू सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव यू एक ही तरह होता है, उसी तरह इट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक ही तरह होता है। बेटा इट का जो पजेसिव एडजेक्टिव बनता है वो इट्स होता है, लेकिन इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है। और इट का जो रिफ्लेक्सिव होता है वो क्या बनता है, इट का रिफ्लेक्सिव इटसेल्फ बनता है। उम्मीद है कि सबसे पहले तो आप इस कॉलम को बहुत ही शानदार तरीके से अच्छे से सबसे पहले आप नोट करिए, सबसे पहले इसको समझिए पूरी तरह से। अगर आपने इस पूरे के पूरे कॉलम पूरे चार्ट को अच्छे से समझ लिया, क्योंकि अभी बात करेंगे सब्जेक्टिव केस कहाँ लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस कहाँ लगेगा, तो पजेसिव एडजेक्टिव कहाँ लगेगा, तो पजेसिव प्रोनाउन कहाँ लगेगा, तो रिफ्लेक्सिव कहाँ लगेगा। इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्योंकि ये सब बातें आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस ले लो, कोई भी सेंटेंस बिना इनमें से चाहे एक ही वर्ड उसमें लिखा जाए, बिना वर्ड के कोई सेंटेंस बन ही नहीं पाएगा। तो बिल्कुल आप इसको बना के अपने बगल में रख लीजिए कि जब भी मैं सब्जेक्टिव केस की बात करूं पर्सनल प्रोनाउन के, तो समझ जाओ ये हैं पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस, तो ये हैं। पजेसिव एडजेक्टिव बात करें तो ये हैं। अगर पजेसिव प्रोनाउन कहें तो इनमें किसी की बात हो रही है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो इनमें किसी की बात हो रही है। बात समझ में आ गई। जब भी आपसे कहा जाए कि सब्जेक्टिव केस, तो समझ जाओ इनकी बात, ऑब्जेक्टिव केस इनकी बात। मैं कहूँ पजेसिव एडजेक्टिव तो ये, मैं कहूँ पजेसिव प्रोनाउन तो समझ जाओ कि जितने आपके सामने 1 2 3 4 5 6 लिखे हैं, इनको छोड़कर और कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं है। बात समझ में आ गई। तो इनको बेटा मैं इसको अब हटा रहा हूँ। सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएं कि क्या ये टेबल आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गई। जल्दी से बेटा कमेंट करके बताएंगे कि क्या ये टेबल आपको पूरी तरह से समझ में आ गई है। बहुत ही शानदार तरीके से मेरे बच्चे आज की क्लास को देखना है, क्योंकि आज की क्लास आपको बिल्कुल मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगी। ठीक है, अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया बेटा तो मैं इसको हटा रहा हूं और चलिए आगे बात करूंगा और एडवांस लेवल की। आज बिल्कुल पर्सनल प्रोनाउन को पूरी तरह से शुरू भी मैंने किया है। क्लास थोड़ी सी लंबी जाएगी, लेकिन आज ही पर्सनल प्रोनाउन को मुझे इंड भी करना है। चलिए, यानी एक ही क्लास में लगातार पूरी बातें देख लो, उसमें कंफ्यूज होने का मामला ना रहे कि पर्सनल प्रोनाउन आज मैं आपको आधा पढ़ाऊं उसके बाद छोड़ दूं, फिर पता लगे कल कहां से क्या चल रहा आपको कुछ समझ में ना आए। ठीक है, पूरी तरह से सभी शेर क्लास के साथ बने रहेंगे। अब जरा इसका जो है एक रूल आता है, बहुत ही एडवांस टाइप का एक रूल है। यानी चलिए पर्सनल प्रोनाउन के गुरुजी हम लोग गुरुजी पर्सनल प्रोनाउन के पहले रूल पे आ गए हैं। कुछ नहीं गुरुजी, जैसे पर्सनल प्रोनाउन का जो पहला रूल है वो क्या कहता है कि अब बहुत ही गंभीरता से यहाँ से आगे की क्लास को देखिएगा, नहीं तो आप धोखा खाते रहेंगे। अगर बात करी जाए गुरुजी पर्सनल प्रोनाउंस के पहले रूल पे, तो ये कहता ये है कि जैसे कोई भी बेटा क्या लिखा जाता है, तो आप कहोगे गुरुजी कोई ना कोई सेंटेंस लिखा जाता है। अगर अंग्रेजी भाषा में मेरे बच्चे कोई आपको क्या लिखा मिल जाए, एक सेंटेंस लिखा मिल जाए, और उस सेंटेंस में क्या कर दिया जाए, उस सेंटेंस में क्या कर दिया जाए, उस सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में क्या कर दिया जाए, अगर
2 या 3 प्रोनाउन, 2 या 3 प्रोनाउन, वो भी कैसे प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। या तो आप सीधे सीधे हाँ 2 या 3 लिखो, क्योंकि एक तो 2 या 3 पर्सनल प्रोनाउन, 2 या 3 पर्सनल प्रोनाउंस आपको दे दिए जाएं। अगर किसी भी सेंटेंस में 2 या 3 पर्सनल प्रोनाउन दे दिए गए हों और जो सेंटेंस हो, सेंटेंस का जो सेंस हो वो मेरे बच्चे कैसा होना चाहिए, गुड हो। अगर किसी भी सेंटेंस में एक से ज़्यादा प्रोनाउन दिए गए हैं, अब ये समझो, अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो इसके ऊपर लिख लो 1+, यानी किसी भी सेंटेंस में अगर एक से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउंस दिए गए हों और सेंटेंस का सेंस गुड हो, तो याद रखिएगा उन प्रोनाउंस को या तो आप 231 के ऑर्डर में लिखोगे, या तो मेरे बच्चे आप उनको 31 के ऑर्डर में लिखोगे, और या तो उनको काहे के ऑर्डर में लिखोगे, 23 के ऑर्डर में लिखोगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और या तो उनको आप ये 3 के तीनों ऑर्डर आपको पूरी तरह से लिख लेना है। यानी अगर किसी भी सेंटेंस में एक से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउन दिए गए हों और सेंटेंस पढ़ने में पूरी तरह से गुड सेंस की बात करता हो, तो याद रखिएगा कि प्रोनाउन जो तीनों के तीनों आएंगे उनको या तो बेटा आप 2 3 1 के ऑर्डर में रखोगे, या 3 1 के ऑर्डर में रखोगे, या तो 2 3 के ऑर्डर में रखोगे। इनके अलावा इनका और कोई चौथा रूल नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? कुछ लोग कह रहे हैं सर 21 का ऑर्डर बना सकते हैं ना। बेटा 21 का नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ गुरुजी? कुछ नहीं, अगर जैसे आपके सामने लिख दिया जाए, इस तरह से देख लीजिए इनको अच्छे से। यानी अगर 2 की बात करी जाए तो 2 का मतलब होता है बेटा सेकंड पर्सन। क्या? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन में केवल और केवल क्या आता है? यू आता है। थर्ड बोले तो बेटा थर्ड पर्सन में आपका क्या? ही। यानी थर्ड पर्सन की बात करें, यहाँ पे पर्सन लिख लो पहले। यानी अगर बेटे थर्ड पर्सन की बात करें तो क्या करना? आपको ही करना है, आपको सी करना है, आपको इट करना है, आपको दे करना। ये आपके थर्ड पर्सन है। और गुरुजी अगर बात करी जाए किसकी? फर्स्ट पर्सन की। तो गुरुजी फर्स्ट पर्सन जो हमारा होता है, तो फर्स्ट पर्सन में हमारा या तो आई आता है या तो वी आता है। यानी जब भी सेंटेंस में इन सब को इतने को गिनोगे बेटा, इतने को गिनोगे तो ये सब के सब कितने हैं? ये टोटल 7 हैं। अगर इन 7 में से 2 आ जाएं या 3 आ जाएं तो याद रखिएगा सेंटेंस का सेंस देखना। अगर सेंटेंस का सेंस गुड हो, यार अब गुड बैड नहीं समझ पा रहे हो बेटा, देखो कोई भी वाक्य बोलते हो तो किसी भी वाक्य को बोलने के 2 लहजे होते हैं। कितने लहजे? 2 लहजे होते हैं। एक होता है कि जब आप कोई बात बोलते हो तो बात को, सेंटेंस को बोलने का तरीका आपका बड़ा गंदा होता है। एक होता है कि आप बड़ी मीठी बात बोल रहे हो, सेंटेंस बोलते हो तो लोगों को मजा आ रही है, ठीक है। तो जब आपके वर्ड किसी को खराब लगे, सेंटेंस आप कोई बैड सेंस बोल रहे हैं, तो उस कंडीशन में नहीं। अगर सेंटेंस आप बोल रहे हैं पूरी तरह से गुड सेंस हो, तो उस कंडीशन में अगर एक से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउन हो तो इन्हीं में से किसी एक ऑर्डर पे रखोगे। अगर 3 प्रोनाउन दिए गए हैं पर्सनल तो आप इस वाले ऑर्डर पे रखोगे। अगर 2 दिए गए हैं तो फिर इन दोनों में से किसी एक ऑर्डर पे चलाओगे। और इसको हल्के में मत लेना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, अभी एक गुड सेंस है, बैड सेंस है, इस तरह की जो कि पेपर में श्योर है, बातें यहाँ से आना बिल्कुल तय होती हैं। तो एग्जाम्पल लिखिए, जैसे कह दिया जाए क्या? अगर आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख दिया जाए, ही कॉमा यू एंड आई हैव, ठीक है, हैव कंप्लीटेड द वर्क, कंप्लीटेड द वर्क। इस सेंटेंस को बताना है सभी शेरों को कि ये सेंटेंस आपका सही लिखा है कि गलत लिखा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं आपको एक और दे रहा हूं, बहुत शानदार सेंटेंस है, जरा इसको देखना है। दूसरा मैं आपको दे रहा हूं क्या? यू, दूसरा मैंने दे दिया यू एंड ही वाज वर्शिपिंग, वाज नहीं बेटा, क्या करोगे? वर करोगे। क्या करोगे? वर करोगे, ठीक है। यानी यू एंड ही वर वर्शिपिंग इन टेम्पल,
चलिए जल्दी से इसको भी छाप दीजिए, जल्दी से जोर लगा के छाप दीजिए। ठीक है, चलिए दोनों, यानी गुरुजी ये भी गलत है और गुरुजी ये भी गलत है। गलत क्यों है कि कहने का मतलब एक प्रोनाउन ये हो गया, ये हो गया बेटा, ये हो गया, यानी ही, यू एंड आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, यानी उसने, तुमने और मैंने अब क्या कर लिया है, काम को कंप्लीट कर लिया है। मेरे बच्चे कोई भी इसमें बैड सेंस की बात नहीं की जा रही है। अगर किसी भी बैड सेंस की बात नहीं की जाती है तो अगर तीन प्रोनाउन आए हैं तो तीनों को किस ऑर्डर में रखना है, तो गुरुजी तीनों को कौन से ऑर्डर में रखना है, 2, 3, 1 के ऑर्डर में रखना है। तो क्या 2, 3, 1 के ऑर्डर में है? नहीं। देखो ये आपका, यानी सबसे पहले सेकंड पर्सन वाला आना चाहिए, फिर थर्ड पर्सन वाला, फिर फर्स्ट पर्सन वाला। यानी देखो फर्स्ट पर्सन आई तो अपने सही जगह पे लिखा है, ठीक है, लेकिन देखो तो बेटा सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन गलत लिखे हैं। तो इसको सही करने के लिए आपको क्या कर दिया जाए, इसको बिगाड़ दो, और बिगाड़ने के बाद क्या करो मेरे बच्चे, यू को पहले ले आओ, कॉमा ही को कहाँ कर दो, इधर कर दो। तो देखो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और ये आपका फर्स्ट पर्सन अब सही हो गया। इसको देखो, इसमें तो दुइये आए हैं, यानी तुम और वह क्या कर रहे थे, मंदिर में पूजा कर रहे थे। मैंने देखा था कि तुम दोनों लोग मंदिर में पूजा कर रहे थे। तो चलिए जरा बताइए इसको क्या किया जाएगा। गुरुजी गलत है, क्योंकि जब दो प्रोनाउन दिए गए हो पर्सनल और सेंटेंस का सेंस गुड हो तो उस कंडीशन में इन दोनों ऑर्डर का यूज किया जाएगा। तो क्या दोनों में से दोनों हैं? नहीं गुरुजी, ये तो पूरी तरह से सही लिखा है और आपने काट दिया था। तो मैंने इसलिए काट दिया था, मैं आपको देखने के लिए कि आप क्या ध्यान के साथ क्लास को देख रहे हैं कि ऐसे केवल और केवल आप बस मोबाइल खोले रखें। गुरुजी ये पूरा का पूरा सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखो तो दोनों में से एक ऑर्डर बन रहा है, यू बोले तो सेकंड पर्सन, ही बोले तो कैसा पर्सन, थर्ड पर्सन। उम्मीद करते हैं कि ये रूल आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो एक बार सभी शेर मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या ये रूल पूरी तरह से आपको समझ में आ गया। बिल्कुल समझ में आया होगा। नोट करते चलोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, अगर नोट नहीं करोगे तो मामला थोड़ा सा आपका गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, नोट इसीलिए ज़रूर करते चलो कि पूरी की पूरी बातें आपके दिमाग में भरी रहें। चलिए नोट जरूर करते चलना है आपको। अगली बात बेटा हम लोग जो करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। अगला जो इसी का रूल है, इसी का रूल नंबर 2 है। और 2 रूल नंबर में क्या करता है, यानी अगर सेंटेंस का जो तरीका मैंने बताया है उसी तरीके में 3 प्रोनाउन यानी एक से ज़्यादा प्रोनाउन दिए गए हों, लेकिन सेंटेंस का सेंस अब की बार कैसा हो, बैड हो, तब क्या करेंगे। बैड हो अगर तब क्या करेंगे, तो बिल्कुल मेरे बच्चे अब की बार हमको इस बात को बहुत कायदे से समझने का काम करना है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में आपको? चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं भाई। आगे हम लोग बात करेंगे। तो मान लो जैसे अगर बैड सेंस आएगा तो बेटा अब की बार आपको 1, 2, 3 का ऑर्डर लगाना है। कौन सा ऑर्डर बेटा? आपको अब की बार फिर अगर बैड सेंस आएगा तो 1, 2, 3 का ऑर्डर लगाना है, और या तो फिर किसका, या तो बेटा ये वाला ऑर्डर लगाना है। बात समझ में आ गई? और या तो आपको कौन सा ऑर्डर चलाना है, ये वाला ऑर्डर चलाना है। यानी 3 ऑर्डर गुड सेंस वाले आपने देखा होगा। बाकी अब हम लोग जो बात करेंगे इन पे बात करेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? आप समझ पा रहे हो? यानी या तो एक से ज़्यादा प्रोनाउन दिए होंगे तो 3 होंगे, एक से ज़्यादा प्रोनाउन लेकिन सेंटेंस का सेंस गुड तो बेटा 231 वाला ऑर्डर चलेगा। ठीक है, वो पहली की बात है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउन और सेंटेंस का सेंस मेरे बच्चे पूरी तरह से आपका बैड हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में मेरे बच्चे हम लोग करेंगे ये कि प्रोनाउन को या तो 3 है तो 1, 2, 3 के ऑर्डर में, अगर 2 हैं तो 2, 3 के ऑर्डर में, अगर फिर से 2 हैं तो या तो 1, 3 के ऑर्डर में। आपको ये बात बहुत ईमानदारी के साथ समझनी है। चलिए, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? सेंटेंस जैसे मैं आपके सामने दे दूं, बहुत ही सिंपल सा एक सेंटेंस मैं आपके सामने जरा लिख रहा हूं, सभी लोगों को बहुत ईमानदारी से देखना है। लिख दिया जाए यू, कॉमा आई एंड ही, आगे मेड आ ब्लंडर, मेड आ ब्लंडर, मेड आ ब्लंडर। इसको जल्दी से बताना है सही है कि गलत है। जल्दी से सभी लोग इसको कमेंट में छाप दो मेरे बच्चे कि ये सही है कि गलत है। बिल्कुल, पहला हो गया। जरा दूसरा एक और लिखिएगा, बहुत शानदार सेंटेंस है। दूसरा लिखा है
यू यानी ही एंड यू, ही एंड यू, ही एंड यू हैव डन दिस मिस्टेक। चलिए दोनों को आप छाप दीजिए गुरुजी, सही है कि गलत है। दोनों को छाप दीजिए गुरुजी, सही है कि गलत है। जल्दी से दोनों को छाप दीजिए गुरुजी। ब्लंडर आ गया। ब्लंडर का मतलब होता है मेरे बच्चे क्या? गलती या शरारत। ब्लंडर का मतलब क्या होता है? गलती। मिस्टेक का मतलब भी क्या होता है? चूक, या आप कह सकते हो क्या? गलती। दोनों का मतलब यानी ब्लंडर एक बड़ी चूक या बड़ी गलती की बात करता है, मिस्टेक एक हल्की चूक या हल्की गलती की बात करता है। लेकिन कहने का मतलब दोनों की बात करेगा तो बैड सेंस के ही माने जाएंगे। ठीक है। ब्लंडर, अगर आप कोई गलती करोगे तो वो बात पूरी तरह से गलत हो जाएगी, गंदी बात है, आपको गलती नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप गलती कर देते हो। चलिए बताना यह है गुरुजी कि इसमें क्या लगाओगे? एक प्रोनाउन, दो प्रोनाउन। जब बैड सेंस में तीन प्रोनाउन आएंगे तो 123 का ऑर्डर चलना चाहिए। गुरुजी ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि यहाँ कौन सा ऑर्डर लगा है? यहाँ तो लगा है गुरुजी 213 का ऑर्डर। यहाँ तो गुरुजी लगा है 213 का ऑर्डर, जो कि 213 का ऑर्डर लगा है, जो कि 213 का ऑर्डर कभी भी बनता नहीं है। यानी ये बैड सेंस है, तो बैड सेंस का क्या करना है गुरुजी? कुछ नहीं, इसको हमें इस यानी 213 को काहे में चेंज कर देना है? 123 में। और 123 करने के लिए सबसे पहले गुरुजी आप करो क्या? आई को लाओ यहाँ पे, यू को ले जाओ यहाँ पे, और कहने का मतलब ये जो ही है ये अपनी जगह पे सही लगा, अब सही हो जाएगा। आपकी गुरुजी दो आए हैं बैड सेंस में, सिर्फ और सिर्फ दो प्रोनाउंस आए, तो इनका क्या किया जाएगा? कुछ नहीं, इनका क्या किया जाएगा? देखो, या तो 2-3 के ऑर्डर में लगाओ, या तो किस में लगाओ? 1-3 के ऑर्डर में लगाओ। गुरुजी 1 फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, इसमें फर्स्ट पर्सन वाला है ये नहीं, ना तो आई आया है ना वी आया है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं लगेगा, ना ये ऑप्शन काम करेगा। अब बचा कौन है? यही वाला बचा है। तो कहने का मतलब क्या करोगे इसके लिए? यानी 2 को पहले लाओ, सेकंड पर्सन यू को बेटा पहले ले आओ, और ही को कहाँ ले चलो? बाद में ले चलो। बीच में क्या करो? एंड करो। यानी ही एंड यू की जगह यू एंड ही कर दो, पूरा का पूरा सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या ये भी रूल आपको पूरी तरह से समझ में आ गया? बिल्कुल एक एक बात को आज इस कायदे से आपको बताऊंगा, एक एक बात को ऐसे समझाऊंगा कि पूरा प्रोनाउन आज से आपको बाएं हाथ का खेला लगेगा। चलिए, अगर समझ में आ रहा है अच्छी बात है, और समझ में भी आएगा, लेकिन मैं आपसे बार बार कहता हूं कि नोट्स जरूर बनाते चलो, इसको लिखते जरूर चलो बेटा, लिखते चलो। और क्लास जैसे ही मेरी एंड हो जाए तो एक बार इसको आप शांति के साथ बैठ के, बढ़िया एकदम शांति के साथ, का मतलब नहीं कि कोई नाम किसी का शांति हो तो उनका बुलाए कि उनके साथ बैठ के पढ़ो। ठीक है, शांति के साथ मतलब कि चुप से बैठ के एकदम जैसे पढ़ रहे हो उसी तरह क्लास एंड हो जाए तो पूरी नोट्स को एक बार पेज पलट पलट के पूरी पढ़ डालो, कि पूरी तरह से बातें एक बार जब आप अपने आप से लिख करके अपनी लैंग्वेज को स्वयं पढ़ोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो बातें समझ में आएंगी। क्योंकि हमको पेपर निकालना है अब कि इसमें कोई भी इफ बट नहीं है। बात समझ में आ गई? अगला जरा देखिए रूल नंबर इसका बेटा तीसरा देखिए। रूल नंबर क्या देखिए? रूल नंबर इसका तीसरा देखिए। ठीक, रूल नंबर इसका तीसरा जरा देखिए सभी लोग। इसका तीसरा रूल कहता है कि अगर एक से ज्यादा प्रोनाउन दिए गए हों, अब की वाला रूल इसका समझ लो बिल्कुल, बस ये लास्ट रूल है। ये जो है इसका बेटा लास्ट रूल है, इसमें आपको कुछ नहीं, अब है प्रोनाउन में रूल्स, लेकिन ये जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं गुड सेंस बैड सेंस, इस तरह का एक से ज्यादा प्रोनाउन के 2 रूल पढ़ चुके हो, ये लास्ट वाला है। इसीलिए मैं बहुत आराम से आपको पढ़ा रहा हूं, बहुत आराम से बातें सिखा रहा हूं कि आप पूरी तरह से बातों को केवल और केवल क्या करते चलो, समझते चलो। यानी रूल नंबर 3 की जब बात करी जाए तो किसी भी सेंटेंस में एक से ज़्यादा प्रोनाउन दिए गए हों और वो तीनों प्रोनाउन या एक से ज़्यादा प्रोनाउन दिए गए, 2 हैं 3 हैं कितने भी हैं 4 हैं कुछ भी कह दिया जाए यार, ठीक है। अगर किसी भी सेंटेंस में एक से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउन हैं तो हमें क्या करना है, और वो 3 के तीनों क्या हो, सभी अपने प्लूरल फॉर्म में हो, सब प्लूरल फॉर्म में हो, तीनों प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। एक से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउन किसी सेंटेंस में और सब के सब प्लूरल फॉर्म में दिए गए हों तो याद रखिएगा उनको रखने का क्रम हमको, और सेंटेंस का सेंस चाहे अब गुड हो चाहे तो हो बैड। बात समझ में आई? अगर केवल गुड सेंस तो 231,
केवल बैड सेंस तो 123। लेकिन अगर तीन के तीनों सब प्रोनाउन, दो हो या तीन सब प्लूरले दिए गए हैं, तो याद रखिएगा आपको क्या करना है, आपको फिर वही 1 2 3 वाला ऑर्डर ही चलाना जो इससे तुरंत पहले अभी हमने इरेज किया है। ठीक है, जरा सेंटेंस लिखिएगा, बहुत ही काम का एक सेंटेंस है, जरा सभी लोग इसको लिखिए। कह दिया जाए क्या, दे कॉमा यू एंड वी हैव ज्वाइंड द कैंप। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहां तक में? चलिए जरा इसको बताइए, सेंटेंस आपका सही है कि गलत है, जल्दी से बताइए। देखिए दे है, ये भी आपका एक प्लूरल है। यू को बेटा सिंगुलर और प्लूरल दोनों माना जाता है, तो यू आ गया तो प्लूरल ही मानेंगे। वी भी हमारा क्या होता है, पूरी तरह से एक प्लूरल होता है, यानी 1 2 3 के 3 पर्सनल प्रोनाउंस दिए गए हैं और 3 के तीनों क्या हैं, प्लूरल हैं। बात समझ में आ रही है? अब बेटा जब 3 के तीनों आपके प्लूरल फॉर्म में दिए गए हैं तो सेंटेंस का बिल्कुल अब्सेंस नहीं देखना है। अब चाहे गुड हो चाहे तो बैड हो, रखना किस क्रम में है, इसी वाले ऑर्डर में लगाना है। अगर 3 आएंगे तो इस ऑर्डर में, 2 आएंगे तब भी इससे पहले जो मैंने लिखा है पूरा सेम वही वाला। ठीक है, अब क्या करोगे आपको, अरे यार कहने का मतलब अगर 2 आएंगे तो 2 3 में लगाओगे। ठीक, बात समझ में आ गई? अब देखो क्या करोगे, क्या 3 आए हैं, 1 2 3, ठीक है, तो क्या ये देखो 1 2 3 के ऑर्डर में लगे हैं, यानी पहले फर्स्ट पर्सन होना चाहिए, तो पहले गुरुजी वी को लाओ, उसके बाद सेकंड पर्सन यानी कॉमा करके किसको लाओ, यू को लाओ, उसके बाद एंड करके दे हमारा थर्ड पर्सन में आता है, तो दे को कहाँ लाओ, इधर लाओ, आगे हैव, फिर क्या करो, यही ज्वाइंड द, क्या करोगे, कैंप करोगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो बिल्कुल ये 3 रूल अगर आपके समझ में आ गए तो वैसे भी आपने आधे यानी 50% पर्सनल प्रोनाउन को आपने अपनी मुट्ठी में कर लिया है। और आज की क्लास से आपका जो है बिल्कुल मानसिक डेवलपमेंट, आपका मेंटल डेवलपमेंट आज मैं बहुत तेज करने वाला हूँ। ये क्लास आपके लिए बहुत, आप भूल जाते हो बातों को या कुछ ऐसी समस्याएं आपके साथ हैं, तो इस क्लास के साथ बने रहो। ये इतना घुमाऊ फिराऊ क्लास होने वाली है आज। घुमाऊ फिराऊ का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। घुमाऊ फिराऊ का मतलब होता है कि उसी बातों को घूम घूम के एक ही तरीके के तमाम सारी बातें हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर गुड सेंस पूरी तरह से एक से ज़्यादा प्रोनाउन तो 231 का ऑर्डर चलेगा, बाकी और 2 आएंगे तो गुड सेंस में क्या होगा उनको याद करो। ठीक है, अगर पूरी तरह से बैड सेंस तो 1 2 3 का ऑर्डर, अगर 3 के तीनों प्लूरल तब भी कौन सा ऑर्डर, 1 2 3 का ऑर्डर। तो एक बार कमेंट में जोर लगा के छाप दो मेरे बच्चों कि क्या यहाँ तक के 3 के तीनों रूल आपको पूरी तरह से समझ में आ गए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो कि क्या 3 के तीनों रूल आपके यहाँ तक गए कि नहीं गए। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, सभी लोग कमेंट करके बताइए ताकि हम क्लास को आगे बढ़ा सकें। समझ में आ रहा है? यस सर, ठीक है, चलिए भाई समझ में आ रहा, अच्छी बात है। अब बेटा जो है पर्सनल प्रोनाउन की बात करेंगे, कौन से रूल पे, तो पर्सनल प्रोनाउन के चौथे रूल पे बात करेंगे। किस रूल्स पे बात करेंगे मेरे बच्चे? पर्सनल प्रोनाउन के अब हम चौथे रूल पे बात करने वाले हैं। चौथा रूल क्या कहता है? चौथा रूल कहता है कि अगर बात करी जाए, क्या प्रीपोजिशन होता है, क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। अगर कह रहा है कि प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद गुरुजी जो भी आपका क्या आएगा, पर्सनल प्रोनाउन। प्रीपोजिशन के बाद जो भी पर्सनल प्रोनाउन आएगा मेरे बच्चे, वो अपने याद रखिएगा हमेशा और हमेशा किस केस में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में। बात समझ में आ गई? यानी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई भी पर्सनल प्रोनाउन आएगा तो अपने ऑब्जेक्टिव केस में होगा, लेकिन अगर प्रीपोजिशन के पहले कोई भी पर्सनल प्रोनाउन आएगा तो वो अपने बेटा किस केस में होगा, अपने सब्जेक्टिव केस में होगा। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव, यानी सबसे पहले मैंने टेबल बनाने का काम किया था। ठीक है, यानी कोई भी प्रीपोजिशन बहुत सारे होते हैं, टू हो गया, एट हो गया, ठीक है, बियॉन्ड हो गया, एमंग हो गया, एमंगेस्ट हो गया, एमिडेस्ट हो गया, ठीक है, बिटवीन हो गया, टू हो गया,
फ्रॉम हो गया, सिंस हो गया, फॉर हो गया, बहुत सारे प्रीपोजिशन है। कोई एक दो प्रीपोजिशन हो तो मैं आपको बता दूं, और बाकी अगर अभी हम जब प्रीपोजिशन टॉपिक पे चलेंगे तो पूरी तरह प्रीपोजिशन एक एक बताएंगे भी। तो याद रखिएगा कि अगर किसी भी प्रीपोजिशन के पहले कोई पर्सनल प्रोनाउन आया है तो अपने सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, लेकिन अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद कोई पर्सनल प्रोनाउन आया है गुरुजी तो अपने ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक बात लिख रहा हूं, जैसे कह दिया जाए, क्या आपके सामने कह दिया जाए, मान लो इस तरह से टू लिख दिया जाए, टू के बाद फिल करने के लिए दे दिया जाए एक ऑप्शन आई दिया जाए, एक क्या दिया जाए, मी दिया जाए। एक ऑप्शन आपके सामने एट दे दिया जाए, एट के बाद एक ऑप्शन वी दिया जाए, एक अस दिया जाए। कमेंट में छापते रहो। एक आपके सामने गुरुजी फ्रॉम दे दिया जाए और फ्रॉम के बाद आपको एक ऑप्शन ही दे दिया जाए, एक ऑप्शन आपको हिम दे दिया जाए। जल्दी बताइए किसमें आप क्या फिल करोगे, जल्दी से सभी शेर जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट में बताएं। इन तीनों के जवाब छाप दो, मुझे लग जाएगा कि हाँ आपने पूरी तरह से मैं बताने में सक्षम हुआ और आप पूरी तरह से समझने में भी सक्षम हैं। जल्दी से बताइए। बिल्कुल गुरुजी, प्रीपोजिशन ये भी है, प्रीपोजिशन ये भी है, प्रीपोजिशन ये भी है, और ये भी पर्सनल प्रोनाउन, ये भी पर्सनल प्रोनाउन, ये भी पर्सनल प्रोनाउन। तो प्रीपोजिशन के बाद जितने पर्सनल प्रोनाउन आएंगे वो सब के सब अपने ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। तो इसका मतलब ये है गुरुजी कि टू का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो टू का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, यानी टू का ऑब्जेक्टिव नहीं, टू के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो आई सब्जेक्टिव होता है, लेकिन मी ऑब्जेक्टिव होता है, तो क्या होगा, टू मी हो जाएगा। एट के बाद अगर मेरे बच्चे बात करी जाए तो एट के बाद वी सब्जेक्टिव होता, अस ऑब्जेक्टिव होता, तो क्या फिल किया जाएगा, अस। फ्रॉम के बाद मेरे बच्चे अगर बात करी जाए तो ही सब्जेक्टिव, हिम ऑब्जेक्टिव, तो क्या फिल किया जाएगा, हिम फिल किया जाएगा। यानी ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है, ये भी सही, ये सही, ये सही, ये सब के सब आपके सही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि प्रीपोजिशन के बाद वाली बात अगर आपको समझ में आ गई है तो मुझे एक बार कमेंट में बताएं कि गुरुजी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस में समझ गया हूं। आप जरा एक बात प्रीपोजिशन के पहले बता दीजिए। तो कुछ नहीं गुरुजी, आपको वही दे दिया जाए टू, ठीक, एक आपको एट दे दिया जाए उसके पहले, एक आपको फ्रॉम दे दिया जाए उसके पहले, एक आपको क्या दे दिया जाए गुरुजी, विद दे दिया जाए उसके पहले। अब इधर देखो, ऑप्शन में आपको आगे दे रहा हूं, आई और मी दे दिया जाए, ऑप्शन वही है। वी और क्या दे दिया जाए, अस दे दिया जाए, ठीक है। दे और क्या दे दिया जाए, देम दे दिया जाए। एक आपको बेटा क्या दे दिया जाए, सी और क्या दे दिया जाए, हर दे दिया जाए। जल्दी से बताइए, आपके सामने चार सेंटेंस, छोटी छोटी सी बातें, इनको आप सेंटेंस ही कह सकते हो, और इसी तरह की बातों को पकड़ लो, पेपर में 100% आपको यहीं से बातें मिल जानी है। तो कुछ नहीं गुरुजी, अगर प्रीपोजिशन के बाद फिल करने की बात आएगी तो हम ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन अब की देखो प्रीपोजिशन के पहले, सब में प्रीपोजिशन के पहले फिल करना है। तो गुरुजी प्रीपोजिशन के पहले अगर कोई भी पर्सनल प्रोनाउन आएगा तो अपने सब्जेक्टिव केस में होगा। मी गलत है क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी, यानी यहाँ पे आई भरा जाएगा, इसमें आपका वी हो जाएगा, इसमें आपका बेटा क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जरा मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या ये प्रीपोजिशन वाली बात पूरी तरह से आपको समझ में आ गई है। बहुत ही ईजी वे में मैं आपको बताने का काम करूँगा, प्रयास करूँगा, ताकि आप पूरी की पूरी बातें एकदम से समझते चले। चलिए, समझ में सब कुछ आएगा, एक एक बात आपको बिल्कुल पढ़ते चलना है, एक एक बात को समझते चलना है। एक सेंटेंस लिखिए जरा, जो कई बार उस तरह की बातें एग्जाम में पूछी गई हैं। जरा लिखिए, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन, बिटवीन आगे लिखा है सी एंड आई। इसको बताइए सही है कि गलत है। लिखा है देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन सी एंड आई। ये बात इस तरह की पेपर में एक बार नहीं बेटा कईयों बार पूछी गई है। आगे लिखा है आपके सामने, लेकिन चलिए वो बात मैं आगे अभी आपको आगे बताने वाला हूं। अभी मैं प्रीपोजिशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। कुछ नहीं गुरुजी, बिटवीन हमारा एक प्रीपोजिशन होता है।
तो बिटवीन प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई भी पर्सनल प्रोनाउन आएगा तो अपने ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो बताओ, ये देखो सी मिला, ये आई मिला। बिटवीन के बाद बेटा जितने भी पर्सनल प्रोनाउन आएंगे या किसी भी प्रीपोजिशन के बाद जितने भी पर्सनल प्रोनाउन आएंगे वो अपने सब के सब किस केस में चलेंगे, तो अपने ऑब्जेक्टिव केस में चलेंगे। गुरुजी सी सब्जेक्टिव आया है, आई सब्जेक्टिव, दोनों गलत है। यानी सही करने के लिए जो आपने लिखा है क्या, सी एंड आई लिखा है, इसकी जगह आप क्या कर दीजिए गुरुजी, इसकी जगह सी का ऑब्जेक्टिव हर एंड आई का ऑब्जेक्टिव क्या कर दीजिए, मी कर दीजिए। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए कि क्या यहां तक की बातें आपको पूरी तरह से समझ में आई। जल्दी से कमेंट में मुझे बताएं कि क्या गुरुजी प्रीपोजिशन वाली बातें पूरी तरह से समझ में आ गई, कि प्रीपोजिशन के पहले हमेशा पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस। वो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस और प्रीपोजिशन के पहले सब्जेक्टिव केस, कंफ्यूज मत होना। प्रीपोजिशन के पहले सब्जेक्टिव केस, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस। अब गुरुजी मैं बात करूंगा वर्ब पे। काहे पे? वर्ब पे। तो याद रखिएगा गुरुजी, एक कंडीशन आती है वर्ब के बाद, वर्ब के पहले। एक कंडीशन आती है वर्ब के पहले, ये 5वां रूल है आज का। वर्ब के पहले एक कंडीशन आती है वर्ब के बाद। बात समझ में आ गई? जिस तरह से आपने प्रीपोजिशन देखा उसी तरह से बेटा बात करी जाए वर्ब की। तो वर्ब के पहले अगर कोई भी पर्सनल प्रोनाउन आएगा तो अपने सब्जेक्टिव केस में होगा, लेकिन वर्ब के बाद कोई पर्सनल प्रोनाउन आएगा तो अपने ऑब्जेक्टिव केस में होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां पे लिख दूं, एक वर्ब आपके सामने लिख रहा हूं राइट। क्या लिख दिया मैंने? राइट। अब राइट के बाद अगर फिर करना है, एक ऑप्शन आपको सी दे दिया जाए, एक ऑप्शन आपको हिम दे दिया जाए, पहला है। दूसरा है, एक आपको दे दिया जाए मेरे बच्चे लॉफ, और लॉफ के बाद आपको एक ऑप्शन मी दे दिया जाए, एक ऑप्शन आई दे दिया जाए। तीसरा मैं आपके सामने लिख रहा हूं, एक लिख दिया जाए गो। गो के तुरंत बाद एक ऑप्शन आपको दे दिया जाए, एक ऑप्शन आपको क्या दे दिया जाए? अस दे दिया जाए। अब बहुत सारे लोग हैं कि सर ये आपका गो अस का मतलब क्या होगा, लॉफ मी। अरे ये सब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, जरूरी नहीं कि यहाँ आपको सेंटेंस, क्योंकि जब बगल बगल वाले वर्ड को आप पहचानना सीख जाओगे तो अपने आप आगे की बात को आप आसान कर ले जाओगे। गुरुजी राइट एक वर्ब है, लॉफ एक वर्ब है, गो एक वर्ब है, तो इन सब के बाद अगर कोई भी पर्सनल प्रोनाउन आएगा तो अपने ऑब्जेक्टिव केस में, इसमें सी सब्जेक्टिव केस है गलत, यानी क्या सही माना जाएगा? हिम फिल करेंगे। इसमें गुरुजी आई सब्जेक्टिव केस गलत, यहाँ क्या फिल करेंगे? मी फिल करेंगे। इसमें गुरुजी गो हमारा क्या है? सब्जेक्टिव केस है, यानी इसको गलत मानेंगे, यानी एक आया अस, तो क्या फिल करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। बहुत सारे शेर हमारे कमेंट में जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह अगर आपके हौसले रहे तो बिल्कुल पेपर तक पूरी की पूरी इंग्लिश को आप बिल्कुल एकदम ख़त्म कर देंगे। आगे चलिए, जरा वर्ब के पहले की बात कर लिया जाए। वर्ब के पहले की बात कर लिया जाए जरा। वर्ब के पहले की 3 कंडीशन यहाँ पे मैं आपको दे दूँ क्या? यहाँ पे मैं आपको दे दूँ गो, यहाँ पे मैंने दे दिया आपके सामने क्या? वही वाला लॉफ। और यहाँ पे मैं आपके सामने क्या कर दूं? यहाँ पे मैं आपके सामने लिख दूं क्या? राइट। अब अगर फिल करने की बात करें तो मैं आपको ऑप्शन आई, मी, वी, अस, दे, देम। जल्दी से मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या करेंगे आप। कुछ नहीं गुरुजी, वर्ब के पहले, वर्ब के पहले, वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस, तो मी नहीं क्या करेंगे? आई करेंगे। वी नहीं गुरुजी, क्या वो अस नहीं गुरुजी, क्या करेंगे? वी करेंगे। राइट। देम नहीं गुरुजी, क्या करेंगे? दे करेंगे। वो आई गो, मैं जाता हूँ। वी लॉफ, हम हंसते हैं। दे राइट, वे लिखते हैं। चलिए अब की बार अर्थ मैंने बना दिया। आप बहुत देर से परेशान थे गुरुजी, इसका कोई सेंस नहीं दे रहे हो आप। चलिए बताइए, क्या ये बातें पूरी तरह से समझ में आ गई? 5 रूल आपके सामने जो मैंने बताया, क्या ये पूरी तरह से आपके समझ में आए कि नहीं आए? जल्दी से मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। चलिए एक इसका सेंटेंस लिख लीजिए जरा, किस तरह से आपको पेपर में ये मिलेगा। चलिए सभी शेर छाप दें। एक लिख दिया जाए लेट आई डू दिस वर्क। लेट आई डू दिस वर्क, मुझे इस काम को करने दो या करने दीजिए। अगला एक और आपके सामने है,
सीता laughed, सीता laughed at he। दोनों को बताओ सही है कि गलत है, जल्दी से बताओ गुरुजी। इसको तो चाहे लाफ्ड वर्ब से ले समझ लो और चाहे प्रीपोजिशन से समझ लो, दोनों से समझ लो। गुरुजी वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा केस आएगा? तो वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आएगा ऑब्जेक्टिव केस। तो गुरुजी ही की जगह ही का ऑब्जेक्टिव हिम कर दिया जाए तब सही होगा। लेट, गुरुजी लेट के बाद देखो तो मी आई नहीं, क्या होना चाहिए? मी होना चाहिए, क्योंकि वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस और वर्ब के पहले ऑब्जेक्टिव केस और वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस। अरे यार, वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, देखो इसके बाद आया है तो क्या किया जाएगा? आई नहीं मी किया जाएगा। उम्मीद है कि किसी भी प्रीपोजिशन और वर्ब के पहले पर्सनल प्रोनाउन आएगा तो सब्जेक्टिव केस में होगा, लेकिन किसी भी प्रीपोजिशन या वर्ब के बाद कोई पर्सनल प्रोनाउन आएगा तो वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में होगा। इस बात को आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे। आगे चलिए, मैं आपको आज के बहुत ही शानदार रूल उस पे ले चलता हूँ। एक रूल नंबर 6 है। एक आपने सुना होगा एज, एक आपने सुना होगा दैन। बेटा एज और दैन के बाद जब भी कोई एज और दैन, एक कंडीशन आती है एज और दैन के पहले, इन दोनों वर्ड को याद कर लीजिएगा। एक आती है एज और दैन के बाद, ठीक है। एज और दैन के पहले भी सब्जेक्टिव केस आएगा, एज और दैन के बाद भी कैसा केस आएगा? सब्जेक्टिव केस ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिख लीजिए, ही इज एज फास्ट एज क्या? हिम, हिम नहीं हर। जल्दी बताइए सही है कि गलत है? जल्दी से छाप दीजिए। एक और लिख दीजिए, राम इज बेटर दैन, राम इज बेटर दैन मी। जल्दी से कमेंट में छाप दो बेटा। तो बिल्कुल ये भी गलत, ये भी गलत। क्यों गलत? क्योंकि बेटा एज के बाद अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन आएगा तो अपने किस केस में? सब्जेक्टिव केस में करो, सही हो जाएगा। दैन के बाद भी कोई पर्सनल प्रोनाउन आएगा तो अपने सब्जेक्टिव केस में आई करो, सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर इसी तरह से आप पूरी एक एक बात को पकड़ते चलेंगे तो निश्चित है कि पूरी बातें आप समझ के जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी हो, अगर उसमें अंग्रेजी आनी है तो इस क्लास से बाहर की जो भी इस अग्निपथ बैच में बातें आपको पढ़ाई जा रही हैं, इनसे बाहर की मेरे बच्चे कोई भी बात आपसे नहीं पूछी जाएगी। अगर इतनी बातों को आपने तैयार कर लिया तो कोई भी ऐसी बात नहीं आएगी कि जिसको आप कर ना पाओ। चलिए, बहुत ही, अगर यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या ये कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक में आपको। जल्दी से मुझे बताइए सभी लोग। अब अगर यहाँ तक की बात समझ में आ गई तो हम लोग बात हेडिंग डालेंगे क्या? एक बात आती हमारी पर्सनल प्रोनाउन में। आपने बेटा इट सुना होगा। क्या सुना होगा? इट। इट का तो यूज हमेशा नॉन लिविंग के लिए होता। हम लोग बचपन से पढ़ते चले आते हैं कि टाइम हो गया, वेदर हो गया, डिस्टेंस हो गया, टेम्परेचर हो गया। इन सब को एक्सप्रेस बोले तो व्यक्त करने के लिए किसका यूज किया जाता है? सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज किया जाता है। लेकिन गुरुजी आपने तो पर्सनल में रख दिया है और एक तरफ पर्सनल की डिफिनेशन आप ये बता रहे हैं कि जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो पर्सन के लिए यूज किया जाता है। तो समय, मौसम, दूरी के लिए जो कर्ता इट होता है, तो ये रूल और ये पर्सनल प्रोनाउन का यूज पर्सन के लिए किया जाता है। इनका मतलब क्या निकल रहा है? तो कुछ नहीं, इसमें सिर पीटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी बातें हैं। लेकिन इट पे चलने से पहले एक बार जिन शेरों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, जिन शेरों ने सेशन को शेयर नहीं किया है, बेटा एक बार दिल खोल के आप शेयर करिए, एक बार अपने साथियों में इसको फैला दीजिए। बाकी तो क्लास आपकी काफ़ी लंबी हो चुकी है। बाकी अभी आपकी क्लास करीब और करीब 10 से 15 मिनट और चलेगी, क्योंकि पूरी तरह से एक एक बात को आज मुझे पूरी तरह से फिनिश कर देना है। और वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्द, एक हफ्ते के अंदर में कुछ चीज़ें हैं जिनका कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद यूट्यूब पे आपको मैं 3 क्लासें दूंगा। एक क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, एक क्लास में मैं आपको ओकैब पढ़ाऊंगा और एक क्लास में मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। बिल्कुल टाइम में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को ज़रा पढ़ लीजिए सब लोग कायदे से, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे तो प्रैक्टिस किस बात की करोगे? समझ रहे हो? आगे चलिएगा मेरे बच्चे, क्या करना है हमको इट के बारे में। इट की बात
बहुत खूब भाई। चलिए इट की बात, इट का यूज बेटा हमेशा किया किसके लिए जाता है? नॉन लिविंग के लिए। इट का यूज हमेशा उन्हीं चीज़ों के लिए किया जाता है जो चीज़ें बिल्कुल निर्जीव होती हैं, और निर्जीव बोले तो जिनका कोई मतलब नहीं होता है, जिनका कोई क्या नहीं होता है, जिनका कोई मतलब मीन्स नहीं होता है। लेकिन इट का यूज एक एक्सेप्शन है कि पर्सनल यानी पर्सन में किसके लिए किया जाता है। तो एक आपने सुना होगा बेबी, क्या सुना होगा? बेबी, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जिसको बेटा बच्चा बोलते हैं। छोटा सा बच्चा होता है जिसका जेंडर क्लियर नहीं होता है कि 1 महीने 2 महीने 4-5 दिन का बच्चा है। आपसे थोड़ा दूर लेटा दिया जाए, पूछा जाए कि बताओ ये लड़की है कि लड़का है, तो आप इस बात को डिफाइन नहीं कर सकते हो कि ये लड़की है कि लड़का है। तो उस कंडीशन में उस बच्चे की तरफ बात करने के लिए, उस बच्चे की तरफ इशारा करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। बस पर्सनल प्रोनाउन में इट का इतना ही यूज है। बाकी पूरा का पूरा इट का जो भी मसला है वो सब का सब नॉन लिविंग के लिए है। तो जरा देखिए अब क्या है, ठीक है। इधर देखिए पहला रूल देखिए जरा इट का जुड़ा हुआ, यानी हेडिंग डाल लीजिएगा यूज ऑफ इट। यूज ऑफ इट हेडिंग डालिए, और यूज ऑफ इट में बेटा आपको रूल नंबर फर्स्ट देखना है। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि टाइम हो गया, ठीक है, डिस्टेंस हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, वेदर हो गया। इन सब के लिए किसका यूज किया जाता है? इन सब के लिए एज आ सब्जेक्ट। इन सब के लिए एज आ सब्जेक्ट किसका यूज किया जाता है बेटा? इट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? इट का यूज किया जाता है। तो ज़रा सभी लोग मुझे एक बार कमेंट करके बताएंगे कि क्या यहाँ तक की बातें आपको पूरी तरह से समझ में आ गई हैं कि नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए अब सेंटेंस आप लिखिए ज़रा। जैसे कह दिया जाए इट इज़ मंडे, इट इज़ मंडे टुडे, यानी आज क्या है? सोमवार है। आगे एक सेंटेंस आपके सामने सड़े सड़े से लिख दिया जाए, कह दिया जाए इट इज़ मार्च, यानी ये मार्च का महीना है या मार्च है। कह दिया जाए इट इज़ 9 o'clock, इट इज़ 9 o'clock यानी 9 बजे हैं। क्या है? इट इज़ 9 o'clock, 9 बजे हैं। आगे कह दिया जाए इट इज़ विंटर, इट इज़ विंटर। बात समझ में आ गई? यानी ये देखो सब की सब जो बातें हैं, इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए, यानी जहाँ पर सब्जेक्ट पूरी तरह से हमारे लिए कोई क्लियर नहीं होता है उसके लिए हम लोग एज आ सब्जेक्ट क्या करते हैं? इट का यूज करते हैं। समय मौसम दूरी के लिए कर्ता किसका यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। अरे मीनिंग की कोई बात नहीं, मीनिंग तो देखते चलो, लिखें तो बिल्कुल, मीनिंग तो आपकी जिम्मेदारी है कि देखते चलो, क्योंकि हम भी आप ही की तरह कमज़ोर बहुत हैं। हाँ, इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है, ठीक है। वो तो आप लोगों का दुआ है, आप लोगों का आशीर्वाद है, स्नेह है, प्यार है, उल्टा सीधा चले आते हैं, ठीक। चलिए बिल्कुल, आइए भाई अब इट वाले के दूसरे रूल पे बात करते हैं। इट के दूसरे रूल पे बात करेंगे। तो कितने लोग हैं इट का दूसरा रूल पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार? हाथ खड़ा कर दो, ऐसे ऐसे खड़ा कर दो। यस सर, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक कि नसें हिल जाएं। यस सर, मैं तैयार हूँ। चलिए अगर आप तैयार हैं तो आइए फिर शुरू करते हैं। इधर जल्दी से आइए, इधर शुरू करते हैं। आइए इधर शुरू कर रहे हैं। यूज ऑफ इट रूल नंबर 2 है, यानी अगर किसी भी कंट्री का नाम ले लिया जाए, यानी एक हो गया कंट्री नेम, कंट्री नेम, एक हो गया चाइल्ड, एक हो गया नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कंट्री नेम हो गया, चाइल्ड हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स हो गया, ठीक है। क्या हो गया? नॉन लिविंग थिंग्स हो गया। इन सब, और एक क्या हो गया आपका? एनिमल हो गया। क्या हो गया? एनिमल हो गया। इन सब के लिए किसका यूज किया जाता है? इन सब के लिए इट का यूज किया जाता है। कहने का मतलब अगर किसी भी कंट्री में एक बार, और इट का प्लूरल क्या होता? तो बेटा इट का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है? दे होता है। इट का प्लूरल क्या होता है? दे होता है। अगर मान लो कहीं पर आपको क्या लिखा मिल जाए? इंडिया। इंडिया एक बार लिखा मिल जाए, अगर दोबारा इसी इंडिया पे बात करनी है तो इंडिया ना लिख करके हम क्या लिखेंगे? इट लिखेंगे।
यहाँ पर एक बार हमको कैट लिखा मिल जाए, दोबारा में इसी कैट पे बात करनी है तो कैट के लिए कैट नहीं, हम लोग प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, इट यूज करेंगे। अगर यहाँ पे एक बार बेटा बुक हमको लिखा मिल जाए और दोबारा इसी बुक पे बात करनी है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इट यूज करेंगे। क्योंकि कोई भी कंट्री का नाम हो, चाइल्ड का नाम हो, कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो, कोई एनिमल हो, अगर वो एक बार अपने सिंगुलर फॉर्म में आया है, दोबारा अगर उसके लिए उसी पे बात करनी है तो दोबारा इसका रिपीटेशन नहीं करेंगे, इन सब के जगह पे इन सब के रिपीटेशन को रोकने के लिए इट का यूज करेंगे। ये बात समझ में आ गई। लेकिन मान लो कि अगर प्लूरल, जो इट का प्लूरल दे होता है, लिख दिया जाए मान लो इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड नेपाल लिख दिया जाए, यहाँ पे आपको कैट्स दे दिया जाए, यहाँ पे आपको क्या दे दिया जाए, बुक्स दे दिया जाए, तब आपको क्या करना है, तो याद रखिएगा मेरे बच्चे, तब आपको करना ये है, इंडिया एंड नेपाल दो दो कंट्रियों के नाम हैं, तो जब आगे दोबारा से इसी इंडिया और नेपाल के बीच में कह दिया जाए, ठीक है, कोई भी सेंटेंस इंडिया एंड नेपाल की, भारत और नेपाल पड़ोसी देश हैं, भारत और नेपाल एक दूसरे के पड़ोसी हैं, इनके बीच में हाल ही में एक मैच खेला गया, तो जब कहोगे भारत और नेपाल एक पड़ोसी देश है तो दोनों के नाम लिखोगे, लेकिन जैसे कहोगे कि इनके बीच में हाल ही में एक मैच खेला गया तो इनके के अंग्रेजी क्या लगाओगे, अब इट नहीं बेटा, ये दो हैं तो क्या लगाओगे, अब दो हैं तो दे लगाओगे, कैट्स हैं इनके लिए क्या लगाओगे आप, अब दे लगाओगे, बुक्स हैं इनके लिए क्या लगाओगे, दे, क्योंकि इट का प्लूरल मेरे बच्चे क्या होता है, दे होता है। क्या होता है, दे होता है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए जरा इसका हम आपको सेंटेंस करवाए दे रहे हैं। सेंटेंस लिखिए, जो भी अभी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी, ये तो बेसिक से मैंने बता दिया। एक सेंटेंस लिखिए जरा, अमेरिका इज आ डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका इज अ डेवलप्ड, अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री। आगे लिखिए, अमेरिका, अमेरिका इज अ सुपर पावर, सुपर पावर। जल्दी से बताइए सेंटेंस आपका सही है कि गलत है, छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में। यानी अमेरिका एक विकसित देश है और अमेरिका क्या है, शक्तिशाली भी है। ठीक है, तो बिल्कुल मेरे बच्चे एक बार बताओ अमेरिका आया कि नहीं, तो दोबारा इस अमेरिका अगर फिर से आ गया तो गलत है। किसी भी कंट्री के नाम के रेपिटेशन को रोकने के लिए किसका यूज किया जाएगा, इट का यूज किया जाएगा। यानी अब सही हो गया। एक लिख दिया जाए आपके सामने, अमेरिका, अमेरिका कॉमा चाइना, अमेरिका कॉमा चाइना एंड जापान। क्या जापान आर, जापान आर डेवलप्ड कंट्रीज। आगे लिख दिया जाए क्या, इट वाज। आगे कुछ भी लिख दिया जाए, अब कुछ भी लिख दिया जाए, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ लिखा जाए। समझना क्या है, एक बार अमेरिका, चाइना, जापान ये तीन मिले और यहाँ पे सेंटेंस, यानी ये तीनों विकसित देश हैं, तो आगे यहाँ पे जैसे मिला तुमको, अगर तीनों के नाम लिख दिए जाए तब भी गलत, इट लिखा जाए तब भी गलत। क्या लिखोगे, केवल और केवल दे लिखोगे। क्या लिखोगे, दे लिखोगे। जल्दी से बताइए क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई। कमेंट में जल्दी से छाप दीजिए मेरे बच्चों, क्या ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई। जल्दी से मुझे सबका जवाब चाहिए, क्या यहाँ तक की बात समझ में आई। बहुत ही आसान सी बातें हैं, बहुत कठिन सी बातें थी, मैंने आसान भाषा में आपके सामने ला के रख दिया। अब आपके मन में एक बात आई कि गुरुजी, एक तो हमने सुना था कि नॉन लिविंग के लिए दिस का भी यूज करते हैं, तो ठीक है गुरुजी, अब हेडिंग डाल लीजिए। बहुत 2 मिनट 5 मिनट की क्लास बची है, यानी अब आप हेडिंग डाल लीजिए, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन क्या, इट एंड दिस। डिफरेंस बिटवीन क्या, इट एंड दिस। अब हमको जो बात देखनी है, जो बात समझनी है, वो क्या समझनी है, वो हमको बात समझनी है बिटवीन इट और काहे के बीच में समझनी है, दिस के बीच में। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब हमको इतनी सी बात आपसे क्या करनी है, इतनी सी बात समझनी है कि इट और दिस का क्या मसला है। तो सबसे पहली बात, अगर इट की बात करें, एक तरफ आप दिस लिखो,
इट की पहली बात, इसका यूज किसके लिए, हमेशा किसके लिए, नॉन लिविंग के लिए। वो एक छोटे से बच्चे का एक्सेप्शन आप याद रखो, उसको नहीं लिखेंगे। इसका भी यूज किया जा सकता है नॉन लिविंग के लिए और लिविंग में उसी छोटे बच्चे के लिए, लेकिन लिख लो, यानी लिविंग और नॉन लिविंग के लिए इसका भी यूज, इसका भी यूज आप किसके, लिविंग, किसके, लिविंग और किसके लिए कर सकते हो, नॉन लिविंग के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी इट का यूज भी लिविंग और नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग और लिविंग के लिए। अब लिविंग के लिए इट का यूज नहीं होता, एक एक्सेप्शन है, छोटा सा बच्चा, तो यार उसके लिए अब लिखना तो पड़ेगा ही, बाकी हमारे आपके लिए इट का यूज नहीं होगा। दिस का यूज तो लिविंग और नॉन लिविंग के लिए बराबर, हमारे लिए भी दिस का यूज होगा, आपके लिए भी दिस का यूज होगा, किसी एनिमल के लिए भी दिस का यूज होगा, सब के लिए दिस का यूज होगा। ठीक है। दूसरी बात, इट भी अपने आप में क्या है बेटा, तो इट भी अपने आप में सिंगुलर है, तो दिस भी अपने आप में मेरे बच्चे क्या है, सिंगुलर है। बात समझ में आ गई? दोनों में अंतर जहां होगा भी तुरंत चटाक से बता देगा वो। अगली बात, इट के साथ भी कैसी यानी सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है और दिस के बाद भी कैसी वर्ब लगाई जाती है गुरुवर, इसके बाद भी सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है। ठीक है, अभी तक की बातें बराबर। कंडीशन ये है बेटा कि इट के बाद अगर कोई भी नाउन आएगा तो गलत माना जाएगा, लेकिन अगर दिस के बाद कोई नाउन आएगा तो सही माना जाएगा। यानी कभी भी आपको अगर इस तरह से लिखा मिल जाएगा इट बुक, ये बात आपकी गलत होगी, लेकिन मेरे बच्चे अगर कभी भी आपको लिखा मिल जाएगा क्या, दिस बुक, तो ये बात सही हो जाएगी। यानी दोनों के अंतर आपको समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे से। यानी इट नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के लिए, दिस का भी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए। इट सिंगुलर है, दिस भी सिंगुलर है। इट के साथ सिंगुलर वर्ब, दिस के साथ सिंगुलर वर्ब। इट के साथ नाउन नहीं आएगा, लेकिन दिस के साथ नाउन आएगा। अगर आपके सामने कह दिया जाए इट बॉय, सो ये गलत हो गया, लेकिन बेटा अगर इसी जगह पे कह दिया जाए दिस बॉय, तो ये क्या है, सही है। अब आप कहोगे गुरुजी इससे जो बातें हैं वो पेपर में किस तरह से आएंगी, तो मेरे बच्चे बातें पेपर में ये आएंगी कि कभी भी अगर इट के साथ कभी भी कह दिया जाए इट इज़ अ गर्ल, गलत हो गया, क्योंकि इट का यूज उसी लिए छोटा सा बच्चा, अगर इट इज़ अ बेबी है तब तो सही है, इट इज़ अ गर्ल तो ठीक है, गलत हो गया, फिर क्या करोगे, इट की जगह दिस करोगे। ठीक है। और जो सबसे ज़रूरी बात, अगर कभी भी आपको इट प्लस नाउन आए तो कुछ नहीं करना है, नाउन को पड़े रहने देना है, इट की जगह पे आपको क्या लगा देना है, दिस लगा देना है। ये बातें तो मेरे बच्चे बिल्कुल ज़रा एक बार जोरदार सभी लोग कमेंट करके बताइए कि क्या ये बातें आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गई। जल्दी से मुझे कमेंट में छाप दो कि क्या ये बातें पूरी तरह से आप लोगों के समझ में आई। आज की क्लास पूरी तरह से बेटा 1 घंटे से प्लस आपकी 1 आवर प्लस ये प्रोनाउन यानी पर्सनल प्रोनाउन की क्लास हो गई है, और पर्सनल प्रोनाउन ही इतना लंबा है, बाकी बहुत छोटी छोटी। अब कल से तो 1 घंटे की क्लास, अगर अगली क्लासों में 1 घंटे की क्लास चला देंगे तो 2-2 3-3 प्रोनाउन इंड हो जाएंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो सभी शेर बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे कि आज की क्लास कैसी लगी, क्योंकि आज की क्लास मैंने बहुत ही जी जान के साथ आपको पढ़ाया है और बहुत ही पर्सनल प्रोनाउन यानी जितनी भी बेसिक सी बातें, एडवांस बातें, जितनी भी बातें पर्सनल प्रोनाउन से जुड़ी थी, मैंने सब की सब आपको देने का काम किया है। तो एक बार मेरे बच्चे मुझे कमेंट करके जरा बताइए कि आज की क्लास शानदार लगी कि नहीं लगी। बिल्कुल सर, आज की क्लास बहुत शानदार लगी, तो वेरी गुड, ये मेहनत बेटा आपके लिए है। जिन शेयरों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है तो फटाफट अपने ग्रुप स्टेटस वगैरह पे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस लड़ाई का अंजाम पहुंचाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन क्लासों को पढ़ करके अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके। तो चलिए मेरे बच्चे, आज की बात को यहीं तक रखते हैं, बाकी की बात करेंगे अगली क्लास में। लेकिन क्लास को छोड़ने से पहले वही एक बात जो मैं रोज़ बोला करता हूँ, और क्या बोला करता हूँ कि खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, और जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो बिल्कुल आपकी पूरा आसमान बाकी है आपके लिए, और उस पूरे आसमान में आपको अपना आधिपत्य स्थापित कर लेना है। तो चलिए इसी बातों के साथ, इसी मोटिवेशन लाइनों के साथ मैं अपनी क्लास को यहीं पर एंड करता हूँ। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत। बाकी की क्लास बात अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।